कि क्या अयोध्या में जो बीजेपी का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था वो अब हिल चुका है। क्या वहां पर समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल कर ली है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जीत हुई, अवधेश प्रसाद वहां से। तो नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में चर्चा हम चुनाव आयोग की कर रहे हैं। जी हाँ, चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ साथ कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका ऐलान नहीं किया गया। उनमें से एक सीट मिल्कीपुर सीट भी है। और अगर बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, झारखंड का ऐलान, महाराष्ट्र में एक फेज में तो झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को तो दूसरे में 20 नवंबर को। लेकिन मिल्कीपुर सीट का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी और हो जाता है, उत्तर प्रदेश का जिक्र करना इसलिए और ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों को लेकर काफ़ी समय से बहुत बातें ये कही जा रही थी कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं है, क्या उपचुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। और मिल्कीपुर सीट का अगर जिक्र करें, जहां पर बड़ा दांव खेला गया बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, और अयोध्या का जिक्र करें जहां से अवधेश प्रसाद को बड़ी जीत मिली है। लेकिन मिल्कीपुर सीट की अगर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है तो क्या ये माना जाए कि वाकई बीजेपी यहाँ पर तैयार नहीं थी। और इसमें एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी टक्कर मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी को और इस वजह से तारीखों में देरी की गई। हालांकि चुनाव आयोग बहुत सोच समझकर चुनावी तारीखों का ऐलान करता है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान ना होना ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सिराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों की अगर बात करें तो सभी 200 सीट बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके लिए ये चुनाव जीतना और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी आजमाना है खुद को। और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस से पूछा तक नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर मिल्कीपुर सीट का मैं जिक्र कर लेता हूँ, जिस सीट की जिम्मेदारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है, और इसी सीट पर अगर देखा जाए तो चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, तो क्या इसमें एक कहा जाए तो कहीं ना कहीं संशय ज़रूर है कि बीजेपी वाकई जैसा कहा जा रहा था कि तैयार नहीं है पहले से, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब दिखाई भी देनी शुरू हो गई हैं। देखिए राहुल जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है उसमें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है। और जाहिर सी बात है, अयोध्या के अंतर्गत आने वाली जो सीट है मिल्कीपुर, यहाँ पर चुनाव अभी नहीं होगा क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से कोर्ट में है, कोर्ट में पिटीशन दायर है इस वजह से। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि क्या अयोध्या में जो बीजेपी का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था वो अब हिल चुका है, क्या वहां पर समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल कर ली है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जीत हुई, अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बन गए, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी की भले ही राजनीति में राम मंदिर एक अहम मुद्दा था, लेकिन इसके बावजूद फैजाबाद लोकसभा सीट पर हार ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सवालों के घेरे में है। और जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी जिम्मेदारी जो है इस सीट को लिया है। और जाहिर सी बात है, देखा जाए तो मिल्कीपुर सीट एक तरीके से कहा जाए तो स्वाभिमान से जोड़कर दोनों ही पार्टियां लगातार देख रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास जो है लोकसभा चुनाव के बाद से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उनको पूरी तरीके से वो दावा ठोक रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अवधेश प्रसाद सिंह है, जो फैजाबाद से जीत हासिल की है, वो मिल्कीपुर सीट जितवा कर सपा के खाते में डालने में कामयाब रहेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ इस सीट की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर सीट पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। सिराज, मेरा एक सवाल आपसे ज़रूर रहेगा कि अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इन चुनावी नतीजों का कितना बड़ा असर महाराष्ट्र में, झारखंड में और देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई चुनावी तारीखों का जो ऐलान हुआ क्या है, कई और
राज्यों में किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है? जी देखिए, हरियाणा की राजनीति और अन्य कह सकते हैं राज्यों की राजनीति बेहद अलग है, वहाँ के मुद्दे अलग हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है, जाहिर सी बात है इसका प्रभाव थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को मिल सकता है बाकी राज्यों में, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, महाराष्ट्र की राजनीति अलग है। तो इस लिहाज से जो पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियां करती हैं, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन के साथ सरकार है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा इस जीत के बावजूद भी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो कमान अपने हाथ में ली है उपचुनाव की, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को जरूर इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। मुद्दों का जिक्र सिराज आप कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सभी राज्यों से उत्तर प्रदेश को अलग करते हैं, और क्या इस बार के उपचुनाव में देखने को मिलेगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक कड़ी टक्कर? क्योंकि लोकसभा जो चुनाव के नतीजे आए उसमें हमने देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस रही और भारतीय जनता पार्टी महज 32-33 सीटों पर सिमट गई। तो क्या वही स्थिति उपचुनावों के दौरान भी देखने को मिलेगी, या जो हार उस वक्त हुई है या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त समाजवादी पार्टी ने दी है उसका कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी इस चुनाव में उन गलतियों को सुधारते हुए लेती नजर आई? जी देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा गया, ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर लड़ा गया था, और जाहिर सी बात है तमाम जो अधिकार थे वो आला कमान के पास ही थे। और योगी आदित्यनाथ पर भले ही इस हार का ठिकरा जरूर फोड़ा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस उपचुनाव की जो तमाम चीज़ें हैं वो संभालते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ये जो उपचुनाव है ये योगी आदित्यनाथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच जो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी, इस लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। और जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझते हैं, इसी वजह से उन्होंने उपचुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है इसका ठेकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत, इसका बता पाना मुश्किल है। क्योंकि देखा जाए तो जो कह सकते हैं प्रत्याशी थे उनका चुनाव जो है आलाकमान की तरफ से किया जा रहा था, और चुनाव प्रचार की तारीखें, चुनाव प्रचार के जो जगह हैं वो तमाम चीज़ें हैं, जो शेड्यूल है वो आलाकमान की तरफ से तय किया जा रहा था। लेकिन अब उपचुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने कमान अपने हाथ में ली है, मुझे लगता है इसका जो हार जीत का फैक्टर है वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी सिराज, बात उत्तर प्रदेश की हो रही है और उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक बड़ी घटना घटती है जिसमें हम ये देखते हैं कि जेपी सेंटर जाने से अखिलेश यादव को रोका जाता है, और ये पूरा मामला बिहार तक जाकर पहुंच जाता है, जहां पर नीतीश कुमार तक को आह्वान करते हैं अखिलेश यादव। जो जेपी सेंटर का मामला है इसका कितना बड़ा प्रभाव उपचुनाव में देख रहे हैं, और क्या वाकई सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से हमने देखा कि ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं तानाशाही की सरकार है, और तानाशाही की बात होती है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जोड़ दिया जाता है। जी देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश में उतने गहरा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जी बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ की जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, और ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि देखिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जाहिर सी बात है कि उनका एक अलग ढंग से राजनीति करने का अलग ढंग है उनका। और जाहिर सी बात है कि उनका जिस तरीके से प्रभाव है या जिस तरीके से उनकी छवि बनी है बुलडोजर बाबा के रूप में, या फिर जिस तरीके से एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की जो छवि बनी है उसका प्रभाव भी चुनाव में ज़रूर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी देखें तो हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, इससे बीजेपी को मुझे लगता है कि ज़रूर नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के कई सवाल खड़े कर रहा है कि भाई जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं लोगों के घरों पर, और जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लाचार है। और जाहिर सी बात है जो बहराइच की घटना है ये भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर अब कई सवाल खड़े कर रही है। इसका नुकसान मुझे लगता है बीजेपी को जरूर झेलना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन जेपी सेंटर जैसा मुद्दा कितना बड़ा प्रभाव डालेगा उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के उपचुनाव में। और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो क्या उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी से फिर से बेहतर होता है तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के आने वाले समय के विधानसभा
चुनाव पर दिखता नजर आएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।